हेलो फ्रेंड्स। आज का अपना टॉपिक है बुलिमिया नर्वोसा। चलो देखते हैं। बुलिमिया नर्वोसा इज एन ईटिंग डिसऑर्डर करेक्टराइज्ड बाय एपिसोड ऑफ बिंज ईटिंग फॉलोड बाय कंपनसेटरी बिहेवियर टू प्रिवेंट वेट गेन। इसमें क्या होता है, पहले तो पेशेंट बहुत ज़्यादा खाता है और फिर उसको गिल्ट होता है कि उसने ज़्यादा खा लिया, वो मोटी नहीं हो जाए, इसलिए वो फिर क्या करती है, वेट गेन के डर से फिर वो वॉमिटिंग करने लग जाती है। पहले ज़्यादा खाती है यानी बिंज ईटिंग करती है और उस कंपनसेट करने के लिए फिर वो इसमें ऐसा करती है, वो उल्टियाँ वगैरह करने लग जाती है। देखो, बुलिमिया का मतलब होता है बिंज और पर्ज। ऐसे समझो सीधा ही, मतलब पहले बिंज करेगा, बाद में पर्ज कर देगा यानी उल्टियाँ कर देगा। यानी पेशेंट पहले कंट्रोल खोकर बहुत सारा खाना खाता है और फिर उसे गिल्ट होता है और वह वेट बढ़ने के डर से उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है यानी पर्ज करता है। समझ आया? दी साइकिल ऑफ बुलिमिया। साइकिल कैसे चलता है इसका? दी साइकिल इन्वॉल्व्स टेंशन क्रेविंग, यानी सबसे पहले उसको टेंशन होती है, फिर उस टेंशन को मिटाने के लिए वो बिंज ईटिंग करती है और फिर उसको गिल्ट होता है, फिर वो पर्ज करती है एंड इसकी वजह से फिर उसका टेम्परली रिलीव हो जाता है। उसकी जो टेंशन थी वो टेम्परली रिलीव हो गई है। चलो इसको एग्जांपल से समझते हैं। जैसे किसी ने ना 2 किलो मिठाई खा ली और फिर उसको डर के मारे उसका वेट कम करने के लिए कुछ ऐसा करता है जिससे वेट ना बढ़े। यानी उसको टेंशन होती है तो वो फिर ये खाना ज़्यादा खाता है और फिर उसको डर होता है कि कहीं वेट ज़्यादा ना बढ़ जाए, फिर वो क्या करता है, इसके तरीके ढूंढता है ताकि वेट ना बढ़े उसका। इसके ना 2 टाइप होते हैं, यानी 2 तरह के लोग होते हैं। इसको ऐसे समझते हैं, इसके 2 टाइप है ना, इसके 2 टाइप को ऐसे समझते हैं, 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो लेग्जेटिव का सहारा ले लेते हैं और दूसरे वो जो खाना निकालने के लिए मतलब उनको लेग्जेटिव या फिर वॉमिटिंग करने की बजाय वो क्या करते हैं, दूसरे दिन पागलों की तरह एक्सरसाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिर भूखे रहेंगे। दूसरे वो होते हैं, देखो पर्जिंग टाइप। ये पर्जिंग टाइप वाले क्या होते हैं, ये लेग्जेटिव ले लेते हैं, डायरेटिक ले लेते हैं। लेग्जेटिव क्या करती हैं, ये ज़्यादा टाइम तक खाने को अंदर पेट में रखने ही नहीं देंगी और ये लूज मोशन एक टाइप से लूज मोशन करवाएंगी, जिससे वो जल्दी पेट खाली हो जाएगा उसका। और डायरेटिक लेंगे है ना, यानी ये यूरिन के थ्रू और ये वैसे स्टूल के थ्रू। दूसरा क्या होता है, नॉन पर्जिंग टाइप। ये नॉन पर्जिंग टाइप वाले क्या होते हैं, ये एक्सेसिव एक्सरसाइज करते हैं और फास्ट करते हैं दूसरे दिन। ये पर्ज करके और ऐसे ऐसे तरीके ढूंढते हैं जिससे इनका पेट जल्दी खाली हो जाए और ये मोटे ना हो। और ये नॉन पर्जिंग वाले क्या करते हैं, ये दूसरे दिन बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं या फिर फास्ट रखते हैं। इसमें ना ये की पॉइंट है कुछ एग्जाम में, यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आ जाता है। रसल साइन, एक तो है रसल साइन, यानी इसमें क्या होता है, कैलोसिस या स्कार ऑन नोकल्स फ्रॉम पर्जिंग अटेम्प्ट्स। इसमें क्या होता है, वो बार बार पर्ज करेगा ना, पर्ज करने के लिए ऐसे उल्टियाँ करने के लिए वो क्या करता है, वो गेग रिफ्लेक्स को स्टिमुलेट करता है। तो जब वो ऐसे फिंगर डालेगा ना मुंह में अपनी, तो इसके जो फिंगर्स के जो नकल्स होते हैं, जो जोड़ होते हैं, उन पे निशान पड़ जाते हैं। बार बार ऐसे करेगा ना, तब उसको बोलते हैं रसल साइन। ये क्लासिकल साइन है इसका। बुलिमिया के जो पेशेंट होता है उसमें ये देखने को मिलता है। दूसरा क्या है, पेरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग। इसमें क्या होता है, चिपमुन फैसस स्वेलोन चिक्स। इसमें क्या होता है, ये हमारी जो ग्लैंड होती है, लार ग्लैंड जो होती हैं, उनमें सूजन आ जाती है इसमें पेरोटिड ग्लैंड के अंदर, जिसमें ना फेस उसका गिलहरी की तरह हो जाता है, उसका फेस फूल जाता है ऐसे। अगला है डेंटल इरोजन। इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक एसिड डैमेज टूथ इनेमल। जब ये वॉमिटिंग करने के लिए ऐसे वॉमिटिंग करेगा ना, तो वो एसिड है ना पेट का, वो मुंह में आता है ना, उल्टी होती है तब ऐसा होता है ना, तो उस टाइम है ना वो एसिड मुंह में आएगा ना, तो वो इन जो डेंटल की जो इनेमल होता है ना, उसको डैमेज कर देता है। ये भी इसमें देखने को मिलता है। अगला क्या है, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस। इसमें क्या होता है, मेटाबॉलिक एल्केलोसिस ड्यू टू पर्जिंग एंड हाइपोकैलेमिया। इसमें क्या होता है, जब वो वॉमिटिंग करेगा तो एसिड तो बाहर निकल जाएगा, इसकी वजह से इसमें मेटाबॉलिक एल्केलोसिस इम्बेलेंस हो जाता है इसमें, और इसमें पोटेशियम की कमी हो जाती है। अगला है डायग्नोस्टिक इवाल्युएशन। इसमें क्या होता है, बिंजिंग एंड पर्जिंग ओक्यूर एटलीस्ट वंस ए वीक फॉर 3 मंथ। इसको बुलिमिया कब मानते हैं,
इसको बुलिमिया तब मानते हैं जब पेशेंट कम से कम 3 मंथ 3 मंथ तक हर वीक में ना कम से कम एक बार वो ऐसा बिहेव करता है। कंटिन्यू 3 मंथ तक वो एक वीक में कम से कम 3 मंथ में हर बार कम से कम ऐसा बिहेव करता है ना, तो उसको बुलिमिया मानेंगे। अगला है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। इसमें क्या करते हैं, प्रायोरिटी एक्शन मॉनिटर इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस, खासकर इसमें पोटेशियम को, क्योंकि ये क्या करता है, हार्ट की रिदम को इसमें गड़बड़ हो जाती है, उस पेशेंट की डेथ भी इसकी वजह से ही होती है। में ना देखो इसमें ना ये जो पॉइंट था ना, इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस और ये इसमें पोटेशियम कम हो रहा है, इसमें क्या है, ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है इसमें, क्योंकि ना जब वो पर्जिंग करेगा ना तो बॉडी से एसिड बाहर निकल जाएगा, जिससे मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होगा। और ये सबसे डेंजरस इसमें हाइपोकेलेमिया है, क्योंकि ये दिल की धड़कन हमारी जो होती है यानी अरिदमिया है ना, इसमें बिगड़ सकती है और पेशेंट की डेथ तक हो सकती है इसमें। अगला इसमें क्या है, सुपरविजन मॉनिटर द पेशेंट फॉर 1 to 2 hours आफ्टर मील्स टू प्रिवेंट द कंपनसेटरी बिहेवियर। इसमें सुपरविजन करना होता है, कम से कम 1 से 2 घंटे, खाना खाने के 1 से 2 घंटे बाद तक उसको ऑब्जर्व करेंगे कि कहीं वो उल्टी तो नहीं करके आ रहा है, और मतलब कोई ऐसी टेबलेट तो नहीं खा रहा है जिसकी वजह से उसका खाना जल्दी पच जाए, या फिर जल्दी वो मतलब बाहर निकाल रहा है खाने को, कुछ ऐसा तो नहीं करा है, इसलिए अपन उसको सुपरविजन में रखेंगे। एंड थेरेपी इसमें CBT देते हैं, इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड, इसमें थेरेपी होती है ये। एंड ड्रग ऑफ चॉइस इसमें फ्लुक्जेटिन SSRI इसमें देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट के रूप में काम करती है। ये जो CBT है ना, ये कैसे काम करती है बुलिमिया नर्वोसा को, चलो इसको है ना एक स्टोरी से समझते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे एक लड़की है, वो स्कूल जाती है, फिर कोचिंग मान लो वहाँ जाती है, और फिर जब उसके मार्क्स कम आते हैं, बहुत कम आते हैं उसके मार्क्स, तो वो घर आके क्या करती है कि वो खुद ही ऐसे दिमाग में उसके ऐसे होता है कि यार तू तो फेलियर है, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है यार, ऐसे दिमाग में उसके ऐसे होने लग जाता है। फिर वो क्या करती है, उसके ऐसे ख्याल आते हैं कि जब वो खाना खाएगी ना तो ठीक हो जाएगा ये, थोड़े टाइम के लिए उसकी एंजाइटी रिलीव हो जाती है, ऐसा करती है। तो वो फिर वो क्या करती है, खाना खा लेती है, वो बहुत ज़्यादा खाना खाती है एंजाइटी होने की वजह से। फिर वो जब बहुत ज़्यादा खाना खाती है ना, फिर उसको गिल्ट फील होता है कि मैं मोटी हो जाऊँगी, फिर वो क्या करती है, उल्टी करती है। तो थेरापिस्ट क्या करता है, उसको बोलता है कि अगली बार जब ऐसा हो ना, तो नोट करना कि कौन से पॉइंट में किस वजह से तुझे ऐसा हो रहा है। फिर उसने देखा कि मेरे मार्क्स कम आते हैं या फिर कोई एंजाइटी होती है तो मैं ऐसा करती हूँ। तो फिर थेरापिस्ट उसको समझाता है कि मतलब आप एक बहुत अच्छी एक हर एक जो एक एक टेस्ट में फेलियर होना कोई फेलियर नहीं होता है, आप अच्छी मेहनत करोगे तो अच्छे मुकाम तक पहुंचोगे, ऐसे उसको समझाता है। तो फिर वो अगली बार है ना, जब भी उसको ऐसा होता है कि नंबर कम आते हैं, फिर एंजाइटी होती है ना, तो अगली बार वो क्या करती है, अगली बार वो अपनी फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने चली जाती है, और अपनी उसकी एंजाइटी ऐसे रिलीव हो जाती है, वो ऐसे तरीके के काम में नहीं लेती है। इस प्रकार CBT है ना उसको पूरा काम करती है इस बीमारी में, है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।